हेलो फ्रेंड्स, study.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में। ठीक है, पहले पिछली वीडियो में हमने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा था, अब हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगज़ेब का शासनकाल क्या था? 1658 से 1707। इसका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में उज्जैन के अंदर। शाहजहाँ के उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था शाहजहाँ के बुरहानपुर का युद्ध हुआ था एमपी के अंदर 14 फरवरी 1658 के अंदर। इसमें शाही सेना और सूजा इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो शाही सेना जीती थी और सूजा हार गया था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों में युद्ध हुआ था। औरंगजेब सबसे छोटा पुत्र था। अगला था धर्मत का युद्ध, जो भी एमपी में हुआ था 15 अप्रैल 1658 के अंदर। ये हुआ था दारा शिकोह जसवंत सिंह और औरंगजेब और मुराद के बीच में। तो दारा सिंह और जसवंत सिंह दोनों थे, वो हार गए और औरंगजेब और मुराद जीत गए थे। तीसरा युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, आगरा यूपी के अंदर 29 मई 1658 के अंदर। ये होता वापस दारा शिकोह जसवंत सिंह औरंगजेब मुराद, इसमें भी औरंगजेब और मुराद जीत गए थे। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। इसमें औरंगजेब को उपाधि दी गई थी आलमगीर की। किसने उपाधि धारण की थी? ये औरंगजेब ने। चौथा युद्ध हुआ था खजुआ का युद्ध, यूपी के अंदर 5 फरवरी 1959 के अंदर, सूजा और औरंगजेब के मध्य। तो इसमें सूजा हार गया और औरंगजेब जीत गया था। फिर ये हुआ था दोराई का युद्ध, यह अजमेर और राजस्थान में हुआ। अजमेर राजस्थान में हुआ 13 मार्च 1659 के अंदर, दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य। इसमें भी औरंगजेब जीत गया था। सभी युद्ध के अंदर औरंगजेब जीता था। औरंगजेब सभी युद्धों में विजय रहा। मयूरासन पर बैठकर उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। मयूरासन जो मोर का जो आसन बना हुआ था मयूर से, वो उस आसन के ऊपर बैठ करके उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। इसका लालन पालन किसने किया था? नूरजहाँ द्वारा किया गया था। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक कराया, एक तो 1658 में आगरा के अंदर और दूसरा 1659 में दिल्ली के अंदर मयूरासन के ऊपर बैठकर उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब व राजपूत संबंध। आमेर का शासक जयसिंह द्वितीय था। औरंगजेब जयसिंह से प्रभावित था, इसलिए जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। तो उसका पूरा नाम क्या हो गया था? सवाई जयसिंह। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण अभियान के लिए भेजा तथा जयसिंह ने अपनी वाक्पटुता से शिवाजी से संधि की थी। वाक्पटुता मतलब बोलने में कुशल। वाक्पटुता का मतलब होता है बोलने में कुशल। फिर मेवाड़ के शासक राय सिंह ने औरंगजेब का विरोध किया था। औरंगजेब ने हिंदू मूर्तियों को खंडित किया, उसे तोड़ने के लिए आदेश जारी किए। राय सिंह ने इसका विरोध किया था। मेवाड़ के अंदर औरंगजेब ने क्या किया था कि जो हिंदुओं की जो मूर्तियाँ थी उन्हें खंडित करने की या उन्हें तोड़ने के लिए उसको आदेश दिए गए थे। तो राय सिंह इसके विरुद्ध था, इसलिए मेवाड़ का शासक जो राज सिंह था वो औरंगजेब के विरुद्ध में था। राय सिंह ने कांकरोली में द्वारकाधीश जी की मूर्ति, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। किसने करवाई थी? राय सिंह ने। कांकरोली के अंदर द्वारकानाथ की मूर्ति और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। 1979 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। राय सिंह ने इसका विरोध किया कि जजिया कर को पुनः लागू नहीं किया जाना चाहिए। राय सिंह ने औरंगजेब के विरोध में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को शरण दी थी। औरंगजेब के विरुद्ध में राय सिंह ने मारवाड़ का जो शासक था अजीत सिंह, उसे अपने यहाँ शरण दी थी। अगला है मारवाड़। शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराज की उपाधि दी। जसवंत सिंह ने उत्तराधिकारी युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया, इस कारण औरंगजेब जसवंत सिंह से नाराज था।
औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अफगानिस्तान भेजा। वहीं पर 1678 में जमरूद में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी हुई थी? जसवंत सिंह की। फिर औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा, आज कुफ का दरवाज़ा टूट गया है। किसका दरवाज़ा? आज कुफ का दरवाज़ा टूट गया है। किसने कहा? औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था। अगला है, औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित किया था। 1679 में अजीत सिंह का जन्म हुआ। औरंगजेब ने अजीत सिंह का नाम मोहम्मद मिराज रखा। क्या नाम रखा था? मोहम्मद मिराज रखा था। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मुगलों से बचाया तथा वाघेली नामक महिला ने दुर्गादास का साथ दिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तथा देवारी समझौते के तहत अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक घोषित किया गया था। ये थे औरंगजेब और मारवाड़ शासक संबंध। अब है औरंगजेब व मराठा संबंध। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए सवाई जयसिंह को भेजा था। किसको भेजा था? सवाई जयसिंह को। शिवाजी व जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। किसके बीच? जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी व जंभाजी आगरा गए। औरंगजेब ने आगरा के जयपुर महल में शिवाजी व संभाजी को कैद कर लिया था। शिवाजी व संभाजी कैद खाने से भाग निकले। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? शिवाजी को राजा। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी के पुत्र संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोह पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी थी। जो संभाजी ने, शिवाजी के पुत्र संभाजी ने औरंगजेब के जो विद्रोही जो पुत्र था अकबर द्वितीय, उसको अपने यहाँ पर शरण दी थी। ठीक है, इस बात से औरंगजेब संभाजी से नाराज हुआ। औरंगजेब ने संभाजी व कवि कलश से उसके जो सेनापति था उसको मार दिया था तथा उसकी पत्नी येसुबाई और साहू जी को रायगढ़ बुर्ग में कैद कर लिया गया था। रायगढ़ कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद साहू जी कैद खाने से बाहर निकले। संभाजी के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम संभाजी, संभाजी के पुत्र का नाम साहू जी। ठीक है, ये समझ में आ गया कि शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी और संभाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। ठीक है, ये औरंगजेब समाप्त हुआ। अब हम लोग पूरे मुगल काल की प्रांतीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। प्रांतीय व्यवस्था के अंदर क्या, सूबे का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? उसको क्या कहते थे? सूबेदार। जो सूबे का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वह सूबेदार कहलाता था। इसमें प्रांतीय समा, सूबे के अधिकार के व्यय का लेखा जोखा, मतलब सूबे के अधिकार के व्यय का जो लेखा जोखा रखा जाता था वो क्या कहलाता था? प्रांतीय समा। ठीक है, प्रांतीय सद्र, प्रांतीय स्तर दीवानी मामलों का प्रमुख, जो अपने जैसे कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं उसमें न्यायाधीश होते हैं, उसी प्रकार से जो प्रांतीय स्तर, प्रांत मतलब उनका राज्य, वहाँ का जो दीवानी मामलों का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? प्रांतीय सद्र कहा जाता था। और प्रांतीय स्तर पर धार्मिक कार्य जो करता था उसे क्या कहते थे? प्रांतीय काजी। जो उस प्रांत का जो धार्मिक कार्य जो करता था वो क्या कहलाता था? प्रांतीय काजी। प्रांत का जो वित्त मंत्री था वो क्या कहलाता था? वहाँ का दीवान, प्रांतीय दीवान के नाम से जानते थे। और दैनिक कार्यों की जांच करने वाला क्या कहलाता था? वाकिया नवीस। क्या कहलाता था? वाकिया नवीस। ये थोड़ा अलग है, वाकिया नवीस। बाकी क्या? प्रांतीय सद्र, प्रांतीय काजी, प्रांतीय दीवान। ये क्या था? वाकिया नवीस। जो दैनिक कार्यों की जांच करता था वो क्या कहलाता था? वाकिया नवीस। ठीक है,
ये तो हमने की प्रांत की बात। अब हम करेंगे जिला स्तर। जिला स्तर पर क्या होती थी? सरकार। ठीक है, जिला स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? फौजदार। जो उस समय जो जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? फौजदार। और सरकार का जो वित्तीय अधिकारी था, जिला स्तर को क्या कहा गया? सरकार। और इस सरकार का जो वित्तीय अधिकारी था वो क्या कहलाता था? आमिर गुजार। सरकार का जो वित्तीय अधिकारी था वो क्या कहलाता था? आमिर गुजार। ठीक है, प्रांत की बात की हमने, जिला स्तर की बात की। अब है परगना यानी उपखंड स्तर की बात करते हैं। यहाँ का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सिखदार। वित्तीय अधिकारी क्या कहलाता था? आमिल। राजस्व इकट्ठा करने वाला जो अधिकारी को क्या कहलाता था? कानूनगो। ठीक है, हमने प्रांत, जिला, उपखंड तीनों की बात की। अब हम करेंगे गांव की बात। उसे क्या कहते थे? मौजा। मौजा या गांव। गांव का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? चौधरी। गांव का राजस्व इकट्ठा करने वाला क्या कहलाता था? पटवारी। ठीक है, प्रांत, जिला, उपखंड और गांव चारों समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मुगलकालीन अर्थव्यवस्था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में क्या था? अकबर के समय राजस्व व्यवस्था का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था मुजफ्फर खां। अकबर के समय जो राजस्व व्यवस्था का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? मुजफ्फर खां। अकबर ने टोडरमल को सहायक के रूप में नियुक्त किया था। जो अकबर ने जो टोडरमल था उसे क्या किया था? अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया था। टोडरमल ने राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आईने दहसाला जो टोडरमल पद्धति थी उसका आविष्कार किया था। ठीक है, राजस्व की दरें 1/3 थी तथा शाहजहां व औरंगजेब के समय राजस्व की दरें बढ़ाकर 1/2 कर दी गई थी। राजस्व 3 प्रकार से लिया जाता था। एक तो नकद मुद्रा के रूप में, एक कानून अनुमान के आधार पर, एक ग्लाबख्शी वास्तविक उपज के आधार पर। राजस्व कितने प्रकार से लिया जाता था? एक तो नकद लिया जाता था मुद्रा के रूप में, दूसरा कानून अनुमान के आधार पर, और ग्लाबख्शी मतलब वास्तविक उपज के आधार पर। जितनी उपज होगी उसी के आधार पर लिया जाएगा। कानून मतलब अनुमान लगा लिया जाता है कि भाई इतनी फसल होगी, चाहे वो उतनी उससे कम हो, फिर भी जो वो अनुमान लगा लेते कि इतनी फसल होगी उस हिसाब से वो राजस्व लिया जाता था। उस समय भूमि 4 प्रकार की थी। एक तो पोलज, पड़त, चच्चर और बंजर भूमि। कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की। पोलज प्रतिवर्ष खेती करना। पोलज जो भूमि होती थी उस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी। पड़त 1 या 2 साल छोड़कर खेती करना। कौन सी जमीन कहलाती थी? पड़त। चच्चर 3 या 4 साल छोड़कर जो खेती की जाती थी उसे क्या कहते थे? चच्चर। और बंजर ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती उसे वो क्या कहलाती थी? बंजर भूमि। ठीक है, राजस्व 3 प्रकार से लिया जाता था, भूमि 4 प्रकार की थी। अब हम पढ़ेंगे जागीरें। जागीरें कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। वेतन जागीर, वतन जागीर, इनाम जागीर, मदद-ए-माश और अल तमगा। ठीक है, वतन जागीर वेतन के रूप में जो जागीर देना क्या कहलाता था? वेतन जागीर। वतन जागीर राज्य के क्षेत्र में दी जाने वाली जागीर क्या कहलाती थी? वतन जागीर। वतन मतलब अपने ही क्षेत्र में जो जागीर दी जाती थी उसे क्या कहते थे? वतन जागीर। फिर है इनाम जागीर, भेंट के रूप में दी जाने वाली जागीर क्या कहलाती थी? इनाम जागीर। फिर है मदद-ए-माश। मदद-ए-माश का मतलब होता है धार्मिक कार्य के रूप में जो दी जाने वाली होती थी जागीर उसे क्या कहलाते थे? मदद-ए-माश। अल तमगा सैनिकों को जो दी जाती थी जागीर वो क्या कहलाती थी? अल तमगा। ठीक है, 3 प्रकार के राजस्व, 4 प्रकार की भूमि और 5 प्रकार की जागीरें। अभी किसान 3 प्रकार के थे उस समय, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियान। ठीक है, पहला है खुद काश्त, ऐसे किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती करते थे। खुद मतलब स्वयं, काश्त मतलब भूमि।
ऐसे किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती करते थे वो क्या कहलाते थे? खुद कास्ट। पाही कास्ट, ऐसे किसान जो दूसरी जगह जाकर खेती करते थे। पाही मतलब दूसरी जगह, कास्ट मतलब खेती। जो ऐसे किसान जो दूसरी जगह खेती करते थे वो क्या कहलाते थे? पारी कास्ट। अब है मुजारियान, ऐसे किसान जो खुद कास्ट की ज़मीन को किराए लेकर खेती करते थे। वो खुद कास्ट मतलब कि किसी और की ज़मीन को किराए पर लेकर के जो खेती करते थे वो क्या कहलाते हैं? मुजारियान। किसी और की खेत होता था, उसकी ज़मीन को किराए पर लेते थे, फिर उसके ऊपर खेती की जाती थी, वो क्या कहलाती थी? मुजारियान। अब हम पढ़ेंगे मुगल कालीन सिक्के। अकबर ने 1577 में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई। उसका अध्यक्ष था ख्वाजा अब्दुल समद। ठीक है। तांबे के 2 प्रकार के सिक्के थे, एक तो दाम और एक जीतर। अकबर ने 1577 में दिल्ली में शाही टकसाल बनाई और उसका अध्यक्ष किसको बनाया था? ख्वाजा अब्दुल समद को। फिर तांबे के 2 प्रकार के सिक्के थे, एक तो दाम और एक जीतर। चांदी के 2 प्रकार के सिक्के थे, रुपया जलानी। सोने के 3 प्रकार के सिक्के थे, सबब, इलाई, मुहर। अकबर ने सिक्कों पर राम सिया लिखवाया। अकबर ने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था? राम सिया लिखवाया था। ठीक है, ये मुगल काल कंप्लीट हुआ। प्लीज़ पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ अगर इसमें कोई कमी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल हम नई क्लास लेंगे किसी एक नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।